हेलो दोस्तों, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम टेस्टीज और साथ में जो भी स्ट्रक्चर्स आएंगी उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। टेस्टीज हो गई, पेनिस हो गई, इजैकुलेटरी डक्ट हो गई और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में, इसको हम स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर्स आएंगी, कैसे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म के क्या क्या फंक्शंस है, एक स्पर्म दिखने में कैसा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम टेस्टीज से स्टार्ट करते हैं। ये जो डायग्राम है, ये टेस्टीज की डायग्राम है। अगर हम एक टेस्टीज को कट करते हैं तो कुछ इस टाइप की डायग्राम हमें देखने को मिलती है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें उसके अंदर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्टीज के बारे में जान लें। टेस्टीज क्या होती है, टेस्टीज को हम क्या बोलते हैं। टेस्टीज एक मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। जैसे फीमेल में ओवरीज होती है, वैसे ही मेल में टेस्टीज होती है। ओवरीज क्या करती है, एग सेल को मैच्योर करती है, यानी कि एग बनाती है, और मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि जो मेल का टेस्टीज है वो स्पर्म बनाता है, मींस स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है टेस्टीज में। ठीक है, ये 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अभी किसकी बात हो रही है, अभी टेस्टीज की बात हो रही है, ये पूरी टेस्टीज की बात। ठीक है, ये 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है 2.5 सेंटीमीटर इसकी वाइडनेस है, मीन्स इसकी चौड़ाई है, और 3 सेंटीमीटर ये थिक होती है। इसमें 3 टाइप के लेयर्स पाए जाते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को हम ट्यूनिका वेजिनैलिस बोलते हैं। अब आइए डायग्राम में देखते हैं कि ट्यूनिका वेजिनैलिस क्या होती है। ये जो आप पर्पल कलर की देख रहे हैं, ये दोनों ब्लू कलर की, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनैलिस। ये सबसे बाहर वाली टिश्यू होती है। ठीक है, उसके बाद होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया कौन से टिश्यू होगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये जो ग्रीन कलर वाली है अंदर में, उसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। और सबसे अंदर में होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा क्या होती है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा मीन्स ये जो देखिए यहाँ पे नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके बाहर वाले लेयर्स को हम, यानी कि सभी लेयर्स में इसके बाहर वाले जो लेयर है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो 3 टाइप की लेयर हो गई। ये जो ब्लू वाली है उसको हम ट्यूनिका वेजिनैलिस बोलते हैं, ये जो ग्रीन वाली है उसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं, और जो अंदर में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसके बाहर वाले जो लेयर है इसको हम ट्यूनिका वेस्कुलोसा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें ट्यूनिका वेजिनैलिस क्या होती है। ट्यूनिका वेजिनैलिस सबसे बाहर वाली लेयर होती है और ये डबल फोल्ड होती है, यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं डबल लेयर है इसमें, तो ये डबल फोल्ड होती है और ये सबसे बाहर होती है। और टेस्टीज में जब माँ के जब पेट में डेवलप कर रहा होता है, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, यानी कि जो बच्चे की टेस्टीज जब बन रही होती है और उसमें डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा होता है, तो उस टाइम में जो टेस्टीज की डेवलपमेंट है वो कहाँ पे होती है, वो लंबर रीजन में होती है। लंबर रीजन कहाँ होती है, वर्टिब्रा होती है हमारी जो नेक के पास। अगर रीढ़ की हम हड्डियों को देखें, ठीक है, वर्टिब्रा उसको हम बोलते हैं। तो नेक के पास जो पीछे से जो आपको वर्टिब्रा है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो कि यहाँ से नेक के पास यहाँ से यहाँ तक होती है। इसकी जो संख्या होती है वो 7 होती है। उसके बाद थोरैसिक वर्टिब्रा, क्योंकि आगे से लंग्स हो गई, आगे से थोरैसिक कैविटी है और पीछे से वो वर्टिब्रा होती है, तो वो 12 होती है, उसको हम बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा। तो 7 फिर 12, उसके बाद होती है हमारी जस्ट थोरैसिक कैविटी के, मीन्स यहाँ से नीचे एब्डोमेन कैविटी के जस्ट पीछे होती है लंबर वर्टिब्रा, जिसकी संख्या 5 होती है। तो उसी लंबर रीजन में, और लंबर रीजन में क्या होती है, यानी कि पीछे से हमारी किडनी भी होती है, तो उसी लंबर रीजन में किडनी के जस्ट नीचे टेस्टीज का डेवलपमेंट होता है। जब माँ के पेट में होता है उस टाइम में, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, फिर तो वो स्क्रोटम में होता है, लेकिन जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है माँ के पेट में, तो उस टाइम में टेस्टीज की जो डेवलपमेंट है वो किडनी के जस्ट नीचे, किडनी कहाँ होती है, पीछे में, इसीलिए बोलते हैं कि लंबर रीजन, लंबर भी होता है पीछे में वर्टिब्रा, तो लंबर रीजन में पीछे से किडनी हो गई, किडनी के जस्ट नीचे टेस्टीज की डेवलपमेंट होती है। और इसके ऊपर से क्या कवर होती है, हम जानते हैं कि एब्डोमिनल जो कैविटी होती है उसमें किस चीज की लेयर होती है, पेरिटोनियम की लेयर होती है। हमने पिछले लेक्चर में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमने पेरिटोनियम के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको वो वाला लेक्चर अगर आपको देखना है, समझना है, तो आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जो पेरिटोनियम की जो लेयर होती है वो क्या करती है, वो टेस्टीज को चारों तरफ से घेरे होती है। लेकिन जैसे जैसे बेबी की डेवलपमेंट होती होती फीटल लाइफ में, उसको क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। फीटस की डेवलपमेंट जब होती जाती है, जैसे जैसे होती जाती है, वैसे वैसे पेरिटोनियम की लेयर के साथ ये धीरे धीरे नीचे आ जाती है। अब धीरे धीरे जब नीचे आती है तो किसके थ्रू आती है, ये जो आप डक्ट देख रहे हैं, ये
आप डक्ट देख रहे हैं, ये साथ में लटक जाती है, ठीक है। ये साथ में अपने साथ ब्लड वेसल्स, ये जो डिफरेंट डक्ट है जिसको हम वेस्ट डिफरेंस भी बोलते हैं, ये वाली लेयर जो स्पर्मेटिक, ये वाली क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड है, और यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स है और ये डक्ट है। तो ये सभी क्या होती है, चिपकी हुई होती, किडनी के जस्ट नीचे डेवलपमेंट हो रही होती है। लेकिन जब ये नीचे आती है तो ब्लड वेसल्स भी नीचे आ जाएगी, ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है वो भी नीचे आ जाएगी, वो भी लटक जाएगी। एक तरह से देखिए कि एक डक्ट बना रही है, उसके बाद जाके अंदर में ये वाली सारी स्ट्रक्चर है। तो ब्लड वेसल्स, डिफरेंस डक्ट जिसको हम वेस्ट डिफरेंस भी बोलते हैं, और साथ में जो पेरिटोनियम की जो लेयर है वो भी नीचे की तरफ लटकते हुए आएगी, और फिर किस में आकर के हो जाएगी, स्क्रॉटम में। जब 8 मंथ तक पूरी तरह से टेस्टिस की जब डेवलपमेंट हो जाती है, यानी कि बच्चे का जन्म कब होता है, 9 महीने बाद, तो 8वें महीने तक जो स्क्रॉटम में टेस्टिस आ जाती है। अब स्क्रॉटम में आके एक तरह से वो लटक जाती है, ठीक है। तो लटकती है तो वेन्स भी आ गए, आर्टरीज भी साथ में आ गए उसके, क्योंकि इसको ब्लड सप्लाई भी चाहिए, और साथ में जो इसकी स्ट्रक्चर है जिसमें स्पर्म का निर्माण होता है, ये जो डिफरेंट डक्ट है, ये देखिए इतने सारे यहाँ पे इसकी जो है बहुत टाइटली पैक्ड है यहाँ पे, तो ये साथ में लटक जाती है, ठीक है। तो उस तरह से ट्यूनिका वेजिनलिस जो है वो बाहर की तरफ, जब फीटल का जब डेवलपमेंट हो रही होती तो साथ में ये आ जाती है, और उसके बाद फिर डबल मेम्ब्रेन इसके ऊपर से इसको कवर की हुई होती है, ठीक है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया फाइब्रस कवरिंग है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है, ये ग्रीन वाली स्ट्रक्चर जो फाइब्रस कवरिंग होती है, और ये एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। ये जस्ट ट्यूनिका वेजिनलिस के जस्ट नीचे होती है, जस्ट अंदर होती है। उसके बाद बात करते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा की। ट्यूनिका वैस्कुलोसा क्या है, ये ग्लैंडुलर जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको ये एक तरह से बहुत सारी कैपिलरीज होती है इसमें, ये अंदर में जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती है, और इसको सपोर्ट कौन करती है, कनेक्टिव टिश्यू इसको सपोर्ट करके रखती है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करके रखती है, और ये इसमें बहुत सारी नेटवर्क होती है कैपिलरीज की, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। टेस्टिस में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये हमने देख लिया कि क्या क्या लेयर्स हो गई, क्या क्या टिश्यूज हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि ये पूरी स्ट्रक्चर है वो किस तरह है और वो किस तरह से फंक्शन करती है। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि जो सभी टेस्टिस है, यानी कि जो दोनों टेस्टिस है, 2 टेस्टिस होती है मेल में, लेकिन जो स्क्रोटम होती है वो एक ही पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन उसमें क्या होती है, उसमें कंपार्टमेंट्स होती है जिसमें 2 टेस्टिस होती है। तो दोनों टेस्टिस में अगर एक टेस्टिस की अगर फंक्शन की हम बात करेंगे, मीन्स दोनों की हम बात कर रहे हैं, दोनों में तो सेम ही फंक्शन होगी ना। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि टेस्टिस यानी कि जो दोनों टेस्टिस है वो क्या कंटेन करती है, 200 से 300 लोब्यूल्स। अब लोब्यूल्स क्या होती है, लोब्यूल्स हम इसको बोलते हैं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको इसके बाहर वाले सिर्फ लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। लेकिन इस पूरे ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये पूरी ऑरेंज वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, लोब्यूल बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 बनाया है, लेकिन दोनों टेस्टिस में लगभग 200 से 300 लोब्यूल होती है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है, ये एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो एक टेस्टिस में कितनी होगी, 200 से 300 तक, यानी कि 250 भी हो सकती है, 210 भी हो सकती है, 280 भी हो सकती है, और 300 भी हो सकती है, लेकिन 300 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो लोब्यूल है, ठीक, उस एक लोब्यूल की हम बात करेंगे। ये हो गई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, 200 से 300 तक हो गई। उसके बाद एक लोब्यूल में लगभग 1 से लेकर 4 तक, ये जो लूप टाइप की जो ब्लैक मैंने दिखाया है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पतली सी जो आपको दिख रही है, वो एक मैंने सिर्फ 2 बनाया है एक लोब्यूल में। लेकिन इस एक लोब्यूल में वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, या 4 भी हो सकती है, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये जो लूप, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वोल्यूटेड लूप लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसमें 1 से लेकर 4 तक होती है, जिसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। देखिए मैंने लिखा भी यहाँ पे, ये जो ब्लैक वाली स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में, यानी कि क्योंकि ये डायग्राम है तो मैं बहुत ज़्यादा डीपली आपको स्ट्रक्चर बना करके आपको बोर्ड पे नहीं दिखेगा। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे जो आप ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का, ये जो ऑरेंज वाली है उसके अंदर में जो ब्लैक वाली है, ये छोटी सी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, जिसकी संख्या 1 से 4 तक हो सकती है। और इसी ट्यूब के अंदर में, इस ट्यूब के बीच में, यानी कि ट्यूब है पतली सी, उसके फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर है तो इस मार्कर में अगर ये चीज़, ये निब है, तो इसी टाइप से क्या होती है, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिंग। क्या होती है, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिंग। स्पेलिंग क्या होगी लेडी की, LAYDIG,
LAYDIG, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिग होती है। और वही इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिग क्या करती है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, सिक्रीट करती है प्यूबर्टी के बाद, जिसके कारण मेल में क्या होती है, मेल में जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं या फिर जो भी डेवलपमेंट होती है प्यूबिक हेयर वगैरह की, वो सभी टेस्टोस्टेरोन या फिर जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है लाइफ टाइम, क्योंकि मेल में स्पर्म की प्रोडक्शन लाइफ टाइम होती है, तो इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होती है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में एक सेल होती है जिसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिग, और वही सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करके रखती है। ये जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है ये फिर लास्टली जाकर के क्या होती है, टाइटली पैक्ड एक मास में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और इसकी लेंथ कितनी होती है, ये जो ऑरेंज कलर की जो टाइटली पैक्ड है एपिडिडाइमिस, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 6 मीटर। ठीक है, अब हम टेस्टीज के फंक्शन की बात कर लेते हैं कि आखिर ये पूरे स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है। जो टेस्टीज है, ठीक है, उसमें क्या बनती है, उसमें वो उसका जो काम होता है वो क्या होता है, स्पर्म का निर्माण करना, यानी कि स्पर्मेटोजोआ को बनाना। तो जब स्पर्मेटोजोआ को बनाती है ये, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये कैसे बनती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्पर्म के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है। अब वो कैसे स्टिमुलेट करती है, एक हार्मोन के सिक्रीट करने के कारण स्टिमुलेशन होती है, और वो हार्मोन कौन सी है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलती है, जिसके कारण स्पर्म बने, स्पर्म का निर्माण हो टेस्टीज में, इसका स्टिमुलेशन होता है टेस्टीज में, यानी कि स्टिमुलेट करती है टेस्टीज को ताकि स्पर्म की प्रोडक्शन टेस्टी करे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो सक्सेसफुल स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है, वो कब सक्सेसफुल होती है, जब हमारा बॉडी टेम्परेचर जितना होता है उससे अगर 3 डिग्री सेल्सियस यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस अगर वो नीचे हो, नॉर्मल कितनी है 37 डिग्री सेल्सियस, 37.5 होती है। ठीक है, तो उससे अगर 3 डिग्री सेल्सियस कम हो बॉडी में टेम्परेचर, तो उस टाइम में यानी कि जो टेस्टीज के अंदर की जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस कम होनी चाहिए। टेस्टीज कहाँ पे होती है, स्क्रॉटम में, यानी कि बॉडी से बाहर होती है। इसीलिए बॉडी के बाहर होती है क्योंकि जो बॉडी की टेम्परेचर है उसमें स्पर्म का बनना मुश्किल है, तो वो बॉडी के बाहर होती है स्क्रॉटम में, जहाँ पे जो टेम्परेचर होती है वो बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस कम होती है, और उसी कंडीशन में स्पर्म का निर्माण हो पाता है। स्पर्म का निर्माण कहाँ पे होता है, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये जो, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस बनती है। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होती है, इसके बीच वाली सेल में इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिग भी होती है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करती है प्यूबर्टी के बाद। ठीक है, लेकिन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में वो भी सेल होती है, और साथ में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का भी प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का भी निर्माण होता है। तो जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ब्लैक वाली, इससे स्पर्म बनती है, फिर बनने के बाद यहाँ पे जाकर के ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको मैंने आपको बताया है एपिडिडाइमिस बोलते हैं, स्पर्म जाकर के इसमें स्टोर होती है। ठीक है, उसके बाद अगर एजुकुलेशन होना है, यानी कि अगर स्पर्म को बाहर निकालना है, तो फिर ये क्या होती है, एपिडिडाइमिस से फिर डेफिन डक्ट से होते हुए फिर आगे चली जाती है। ठीक, उसके बाद ऊपर की तरफ ये किसको साथ में लेती है, उसके ऊपर की तरफ ये स्पर्मेटिक कॉर्ड में चली जाती है, और साथ ही इसके ब्लड वेसल्स भी होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब साइड से, क्योंकि स्क्रॉटम बहुत ही ज़्यादा थिन मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है बॉडी के बाहर, जिसमें आसानी से अगर चोट लगे तो वो डैमेज हो सकती है। इसीलिए टेस्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो रेड कलर की लाइनिंग आप देख रहे हैं बाहर वाले ट्यूनिका वेजिनैलिस के बाहर जो रेड कलर की लाइनिंग है ये पतली सी, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली लाइनिंग को, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रीमास्टर मसल। क्रीमास्टर मसल क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है टेस्टीज का, ताकि जो कोई भी अगर चोट लगे या फिर कोई भी अगर डैमेज हो तो टेस्टीज तक नुकसान उसका ना पहुंचे, टेस्टीज को कोई नुकसान ना हो। अब हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्पर्म की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है, जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं। ऊपर वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये पूरी को हम हेड बोलते हैं, बीच वाले पोर्शन को हम बॉडी बोलते हैं, और नीचे जो लंबी सी स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ठीक है, तो जो हेड होती है उसमें क्या होती है, उसमें न्यूक्लियस होती है, हेड की लगभग पोर्शन इसमें न्यूक्लियस होती है, और यही न्यूक्लियस कंटेन करती है डीएनए को। ये डीएनए के साथ साथ न्यूक्लियस में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो कि
ओवम को पेनिट्रेट करते हैं, यानी कि ओवम में अगर उसको पास होना है, स्पर्म अगर ओवम को फर्टिलाइज करना है अगर स्पर्म को, तो स्पर्म क्या करेगी, इसके जो हेड होती है उस पर वो एंजाइम्स होती है जो कि ओवम के जो बाहर वाली सेल है उसको ये पेनिट्रेट कर पाए। ठीक है, इसके बाद इसमें की जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारा, यानी कि जो बॉडी है वो बहुत टाइटली पैक्ड होती है विद माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होती है ताकि जो मोटेलिटी है स्पर्म की, स्पर्म क्या होती है, स्पर्म को बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना होता है। फिर सबसे पहले वो जाती है वेजाइना में, फिर उसके बाद सर्विक्स में, फिर उसके बाद उसको यूटेराइन ट्यूब में जाना होता है। तो एक तरह से बहुत ही लंबी डिस्टेंस हो जाती है यूट्रस में उसको। फिर अगर फर्टिलाइज होगी तो वो यूट्रस में उसका इम्प्लांटेशन होगा एग का, फर्टिलाइज्ड एग का। बट स्पर्म को अगर ओवम को पेनिट्रेट करना है तो उसको बहुत लंबी डिस्टेंस कवर करनी होती है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी के कारण इसको एनर्जी मिलती है, जिसके कारण ये चल करके, यानी कि यूट्रस की जो दूरी है, यूट्रस में जो सभी जो उसकी डिस्टेंस है उसको ये कवर करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्पर्म के स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो बाहर वाली मसल्स होती है उसको क्रीमास्टर मसल्स बोलते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो कि इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडी है वो क्या करती है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है और उसी हार्मोन के कारण स्पर्म का प्रोडक्शन होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, स्पर्म के प्रोडक्शन के बाद मैंने आपको बता दिया है कि फिर ये जाएगी इधर से एपिडिडाइमिस में स्टोर होगी। फिर अगर इसको जाना होगा, अगर एजुकेशन करना होगा, यानी कि स्पर्म को बॉडी से बाहर निकालना होगा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ये जाकर के डिफरेंट डक्ट में चली जाएगी। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही बॉडी में एक मेल के बॉडी में लाइफ टाइम स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और आपको याद रखना है कि उस स्पर्म के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कौन करती है, FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि निकलती है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। चलिए अब स्पर्मेटिक कॉर्ड को देखते हैं। जो स्पर्मेटिक कॉर्ड में डिफरेंट डक्ट या फिर जिसको हम वेस्ट डिफरेंस भी बोलते हैं वो, और जो इसकी आर्टरी है, जो इसके वेन है, वो सभी ऊपर जाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड के साइड में। ठीक है, यानी कि स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या कंटेन करती है, टेस्टीज में जो आर्टरी होगी उसको क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर आर्टरी। टेस्टीज में जो वेन्स होंगी उसको क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर वेन्स। और टेस्टीज में जो लिम्फ होगी उसको क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लिम्फेटिक्स या फिर टेस्टिकुलर नर्व्स, अगर नर्व्स वहाँ पे है तो टेस्टीज सभी चीज़ों को कंटेन करके रखती है, नर्व्स को भी कंटेन करती है, आर्टरी को भी कंटेन करती है, लिम्फेटिक सिस्टम को भी कंटेन करती है, मींस लिम्फेटिक्स को भी कंटेन करती है। इसके अलावा ये नर्व्स को भी कंटेन करती है, ताकि जो सेंसेशन होती है, यानी कि जब कोई पर्सन अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब उसकी जो इजैकुलेशन होगी, यानी कि जो स्पर्म निकलने वाली होगी, तो उसको उस टाइम क्या होती है, उस टाइम में एक सेंसेशन होती है, एक फीलिंग होती है। तो इसमें नर्व्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे नर्व्स है वो कहाँ जाते हैं, वो स्पर्मेटिक कॉर्ड में जाते हैं। और वो स्पर्मेटिक कॉर्ड फिर कहाँ पे जाती है, एब्डोमेन में। ठीक है, एब्डोमेन में हमारी क्या जाती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड जाती है। अब ये कॉर्ड अंदर से हम बात कर रहे हैं। अब ये कॉर्ड कवर्ड होती है शीथ ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल जिसको हम क्रीमास्टर मसल बोलते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी क्रीमास्टर मसल थी। ठीक है, लेकिन स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर में भी ये क्या होती है, क्रीमास्टर मसल्स होती है। उसके अलावा कनेक्टिव और फाइब्रस टिश्यू भी होती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड यानी कि जो आर्टरीज गई हुई है उसको चारों तरफ से एक तरह से देखें तो उसके साइड से क्रीमास्टर मसल्स होगी, साथ ही कनेक्टिव टिश्यू होगी और साथ ही फाइब्रस टिश्यू होंगी। ठीक है, अब ये सभी क्या करती है, ये सभी टेस्टिस को पोस्टीरियर वॉल यानी कि पीछे के वॉल में जो स्क्रोटम होती है उसके पीछे साइड में अटैच करती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आर्टरी सप्लाई कहाँ से आती है, यानी कि जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो टेस्टिस को कहाँ से मिलती है। जो एब्डोमिनल आयोटा होती है, एब्डोमेन में जो आयोटा होती है वो काफ़ी मोटी होती है। ठीक है, ताकि उसमें जो ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिएंट सभी ऑर्गन्स को अच्छे से मिल सके। तो उसके ब्रांचेस आते हैं टेस्टीज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर आर्टरी। और ये कहाँ पे होती है, ये जस्ट जो एब्डोमिनल आयोटा है वो जस्ट रीनल आर्टरीज के नीचे होती है। ठीक, उसके बाद वेनस ड्रेनेज, यानी कि ये अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे ड्रेन करती है। टेस्टी हम किसी भी पर्सन की, किसी मेल की अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि सभी ऑर्गन्स में आर्टरीज भी होती है और वेन्स भी होती है। आर्टरीज के थ्रू हमें ऑक्सीजन वाली ब्लड मिलती है और वेन्स क्या करती है, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को जाकर के ड्रेन करती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जो टेस्टीज में जो वेन्स होती है वो कहाँ पर ड्रेन करती है, टेस्टीज में जो वेन्स होती है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही ड्रेन करती है। जो लेफ्ट वेन होती है इसकी, ठीक है, वो लेफ्ट रीनल वेन में अपनी जो
ब्लड है वो ड्रेन करती है। रीनल मीन्स किडनी, लेफ्ट जो किडनी है उस साइड में जाकर के, लेफ्ट जो किडनी की जो वेन होती है उसमें जाकर के ये ड्रेन करती है। और राइट वेन, इसकी राइट वेन कहाँ पे ड्रेन करती है? डायरेक्टली इंफीरियर वेना कावा में जाकर के अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन कर देती है। इसमें जो लिम्फेटिक सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो एओर्टा के आसपास ही लिम्फ नोड्स होते हैं, वही यहाँ पे टेस्टिस में भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद नर्व सप्लाई देख लेते हैं। नर्व सप्लाई यानी कि जो सेंसेशन होती है, जो ब्रेन से इसका कनेक्शन है वो कैसे होता है? वो ब्रांचेज होते हैं 10th और 11th थोरेसिक नर्व्स के। 10th और 11th क्या है? 10th और 11th मीन्स जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, मैंने आपको बताया है कि उसकी जो संख्या है वो 12 होती है, ठीक है। यानी कि थोरेसिक कैविटी के जस्ट पीछे जो होती है उसकी संख्या 12 होती है। तो 10वीं वाली और 11वीं वाली जो थोरेसिक जो वर्टिब्रा है उसमें से नर्व्स आती हैं। तो जो 10वीं वाली और 11वीं वाली नर्व्स है वो उसके ब्रांचेस टेस्टीज में आते हैं, ठीक है, ताकि जो इसकी कनेक्शन है वो ब्रेन से बनी रहे। डिफरेंट डक्ट के बारे में हम जान लेते हैं। हमने जान लिया कि एपिडिडाइमिस क्या होती है, उसके बाद वो लंबी सी एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड की तरफ जाती है, जिसको हम डिफरेंट डक्ट या फिर वैस डिफरेंस बोलते हैं। इसमें क्या होती है? इसमें जो स्पर्म होती है वो कुछ वीक्स तक जिंदा रह सकती है, ठीक है। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और ये जा करके लास्टली, यानी कि ये अगर हम साइड व्यू से देखें, ये क्या, ये टेस्टिस को अगर हम कट करेंगे और टेस्टिस के सेक्शन को, तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम साइड से देखेंगे तो ये क्या हो गई? ये मैंने रफली बनाया है समझने के लिए। ये साइड से आपकी हो गई स्क्रॉटम, ये आपकी हो गई बीच में टेस्टिस। तो फिर ये जो यहाँ से जो डक्ट जाती है, ये जो आपकी डक्ट गई, कौन सी डक्ट? डिफरेंट डक्ट। यहाँ से जा करके ये क्या ज्वाइन करती है? यहाँ से ये इधर से गई, उसके बाद इधर से पीछे से ये आकर के किसको ज्वाइन करती है? ये सेमिनल वेसिकल को, ये जो सेमिनल वेसिकल्स है इसको ज्वाइन करती है, ठीक है। अब ये सेमिनल वेसिकल्स दोनों साइड से होते हैं। ये है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, यह है आपकी यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से जो सेमिनल वेसिकल होती है, ये अगर साइड से देखें तो ये है यूरिनरी ब्लैडर हमारी। यहाँ से फिर डिफरेंट डक्ट जाते 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 ज्वाइन कर गई सेमिनल वेसिकल को। सेमिनल वेसिकल को ज्वाइन करने के बाद फिर एक छोटी सी डक्ट आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। और सेमिनल वेसिकल और ये डिफरेंट डक्ट दोनों साथ में मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं? दोनों साथ में फिर ज्वाइन होने के बाद एक डक्ट में ओपन होते हैं जिसका नाम है, जो यहाँ से यहाँ तक डक्ट है, जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। सेमिनल वेसिकल क्या होते हैं? हमने जान लिया कि डिफरेंट डक्ट कैसे आए, उसके बाद ये ज्वाइन कर जाती है सेमिनल वेसिकल को। तो सेमिनल वेसिकल क्या होते हैं? अगर ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, तो इस साइड भी होती है सेमिनल वेसिकल और इस साइड भी होती है, ठीक। अगर हम इसको शॉर्ट में देखें, अगर हम इसको लार्ज करके देखेंगे तो कुछ इस टाइप की आपको दिखेगी। अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ से आपको ये क्या होगा स्ट्रक्चर? ये होगा सेमिनल वेसिकल, ठीक है। उसके बाद ये जो लॉन्ग छोटी सी स्ट्रक्चर होगी इसको हम बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये दोनों साइड से होती है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के दोनों साइड से होती है। सेमिनल वेसिकल की जो बाहर वाली कवरिंग है वो फाइब्रोमस्कुलर की बनी होती है और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। और अंदर में ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट भी सेम, बाहर से फाइब्रोमस्कुलर की बनी होती है और अंदर से कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की होती है। अब सेमिनल वेसिकल क्या कंटेन करती है? सेमिनल वेसिकल कॉन्ट्रैक्ट भी करती है और एक्सपेल भी करती है। इसका क्या मतलब है? मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन भी होती है और इसमें जो प्रेजेंट कंटेंट होते हैं, जो भी ये कंटेन करती है, जो भी चीजें इसमें होती हैं उसको ये क्या करती है? फिर पास भी करती है। अब इसके अंदर यानी कि सेमिनल वेसिकल के अंदर क्या चीजें होती है और ये क्या प्रोड्यूस करती है, क्या बनाती है? सेमिनल वेसिकल जो है वो सेमिनल फ्लूइड बनाती है। सेमिनल फ्लूइड क्या होती है? सेमिनल फ्लूइड पूरी सीमेन, मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्म होते हैं वो सीमेन के साथ होते हैं, पूरी सीमेन के वॉल्यूम की लगभग 60% क्या होती है? सेमिनल फ्लूइड होती है, जो कि बहुत ही विस्कस होती है। विस्कस में चिपचिपी होती है। और इसके अलावा इसकी जो नेचर होती है वो एल्कलीन नेचर की होती है, मींस बेसिक होती है। और सेमिनल वेसिकल में जो फ्लूइड होती है, सेमिनल फ्लूइड, वो क्या कंटेन करती है? उसमें विस्कस होती है,
बेसिक होती है यानी कि अल्कलीन नेचर की होती है, इसके अलावा वो फ्रक्टोज को कंटेन करती है। फ्रक्टोज क्या करती है, फ्रक्टोज जो स्पर्म जो इतनी सारी डिस्टेंस वो जो कवर करती है, वो फ्रक्टोज क्या करती है, उसको एज अ फ्यूल का काम करती है। ठीक है, फ्रक्टोज क्या करती है, एज अ फ्यूल का काम करती है। उसके अलावा ये अल्कलीन नेचर की क्यों होती है, क्योंकि वेजाइना में अगर स्पर्म जाए तो वेजाइना की जो इन्वायरमेंट है, मैंने आपको बताया है कि वो एसिडिक इन्वायरमेंट होती है। मीन्स वहाँ पे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया होती है जो कि लैक्टेट को प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण क्या होती है कि वहाँ की जो इन्वायरमेंट होती है वेजाइना की, जो कि फीमेल में होती है, वो एसिडिक होती है। और यहाँ में जो फ्लूइड है, सेमिनल फ्लूइड है, उसकी जो नेचर होगी वो बेसिक होगी, ताकि स्पर्म जिंदा रह सके, स्पर्म को कोई हार्म ना हो, स्पर्म उस इन्वायरमेंट में अपने आप को सरवाइव कर पाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या होती है, विस्कस होती है, अल्कलीन नेचर की होती है और इसमें फ्रक्टोज भी पाया जाता है। और ये पूरी सीमेन की लगभग 60%, पूरी सीमेन की जितनी वॉल्यूम होती है उसकी 60% क्या होती है, सेमिनल फ्लूइड होती है। इसके बाद ये कहाँ पे ओपन होती है, ये सेमिनल वेसिकल और फिर ये डिफरेंट डक्ट दोनों साथ में मिलकर के एक इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होते हैं, जो कि छोटी सी आपको दिख रही है, इसकी 2 सेंटीमीटर लंबाई होती है और ये भी बाहर से फाइब्रोमस्कुलर और अंदर से कॉलमनार एपिथेलियम की बनी होती है। सेमिनल वेसिकल से जो आती है फ्लूइड, उसको ये क्या करती है, उसको ये कैरी करती है और फिर ये आगे जाकर के ज्वाइन कर जाती है यूरेथ्रा से। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाली जो पोर्शन है ये यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से पाइपलेट स्ट्रक्चर यूरेथ्रा, और ये यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट सेमिनल वेसिकल। ठीक है, और ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या करती है, ज्वाइन कर जाती है ये यूरेथ्रा को। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, तो या यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। और अगर जैसा साइड व्यू में मैंने आपको दिखाया था कि अगर साइड से हम देखें तो प्रोस्टेट ग्लैंड एनस यानी कि रेक्टम के जस्ट पहले और प्यूबिक इम्पेसाइसिस के बाद होती है, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे। ठीक है, और जिसकी वेट होती है यूथ में, जो इसकी वेट होती है वो 8 ग्राम होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे वेट बढ़ जाती है और 50 के एज तक यानी कि 50 एज तक आते इसकी जो वेट है वो लगभग 40 ग्राम हो जाती है। ठीक है, इसकी जो बाहर की जो कवरिंग है यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बाहर से फाइब्रस टिश्यू से कवर्ड होती है और अंदर में ग्लैंडुलर टिश्यू होती है, लेकिन वो रैप्ड होती है स्मूथ मसल्स में। ठीक है, इसके क्या फंक्शन है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये एक थिन मिल्की फ्लूइड को सिक्रीट करती है प्रोस्टेट ग्लैंड। इससे पहले सेमिनल वेसिकल भी सिक्रीट करती है, किसको कंटेन करती है, सेमिनल फ्लूइड को। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड भी थिन और मिल्की फ्लूइड को कंटेन करती है, और जो कि लगभग पूरी सीमेन का 30% है, पूरी सीमेन की जितनी वॉल्यूम है उसकी लगभग 30% जो सिक्रीशंस है वो क्या कौन करती है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड करती है। ठीक है, उसके बाद ये कंटेन करती है क्लॉटिंग एंजाइम्स को। क्लॉटिंग एंजाइम्स के कारण ही वेजाइना में जो स्पर्म होते हैं यानी कि जो सीमेन की जो थिकनेस है वो क्यों रह पाती है वेजाइना में, ताकि क्योंकि इसमें क्लॉटिंग एंजाइम्स होते हैं। क्लॉटिंग एंजाइम्स प्रोस्टेट ग्लैंड कंटेन करती है, जिसकी वजह से, जिसके कारण वेजाइना में जो सीमेन होती है उसमें उसकी थिकनेस मेंटेन रह पाती है। यूरेथ्रा क्या होती है, यूरेथ्रा मेल की 19 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये साइड की स्ट्रक्चर है। ठीक है, यूरेथ्रा के जो पार्ट्स है वो 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट इज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा क्या होती है, ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर हो गई, इसके बाद यहाँ से ये यूरेथ्रा फिर येलो कलर की बाहर तक आई हुई है। ठीक है, तो जो यूरिनरी ब्लैडर से जो प्रोस्टेट, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड को पास कर रही है यूरेथ्रा, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट यहाँ पे एक मेम्ब्रेनस टाइप की स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन को पास कर रही है। ठीक है, उसके बाद ये इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बल्ब ऑफ पेनिस, या फिर ये वाली जो स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। जो थर्ड यूरेथ्रा कौन सी हो गई, स्पॉन्जियोस या फिर पेनाइल यूरेथ्रा। पेनाइल में पेनिस से पास कर रही है, यहाँ पे मेम्ब्रेन को पास करने के बाद ये यूरेथ्रा किसको पास कर रही है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, यानी कि यहाँ से पास हो रही है, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जियोस या फिर पेनाइल यूरेथ्रा।
अब मेल में दो यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर्स क्या होती है? एक तरह से ओपनिंग होती है, ठीक है। द फर्स्ट इज इंटरनल स्फिंक्टर एंड द सेकंड इज एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो एक रिंग स्मूथ मसल्स होते हैं, रिंग टाइप के, यानी कि सर्कुलर जो उसकी शेप है वो सर्कुलर होती है, और वो एक तरह से नेक ऑफ द ब्लैडर और अबव प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक ऑफ द ब्लैडर मीन्स यहाँ पे और प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट ऊपर। कौन सी हो गई? इंटरनल स्फिंक्टर हो, ठीक है। अब एक्सटर्नल कौन सी होती है? ये भी ये स्मूथ मसल्स की होती है। यहाँ पे जो जस्ट ब्लैडर के जस्ट नीचे जो है वो क्या होती है? वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है, रिंग लाइक की स्ट्रक्चर। और जो नीचे होती है, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे होती है, वो किससे बनी होती है? यानी प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे कौन सा स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जो कि स्केलेटन मसल से बनी हुई होती है, एक रिंग लाइक की स्ट्रक्चर। तो इस तरह हम देखते हैं कि यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स हो गए और यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स कितने हो गए? वो 2 हो गए। पेनिस के बारे में जान लेते हैं। पेनिस क्या होती है? पेनिस के पास एक रूट होती है और एक शाफ्ट होती है। रूट कौन सी जगह होती है? जहाँ पेनिस में, जहाँ पे बल्ब ऑफ पेनिस है, मीन्स ये वाली जो पोर्शन है, ये दोनों यहाँ से यहाँ तक, उसको हम बोलते हैं रूट। और पेनिस की जो बाहर से पोर्शन दिखती है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं शाफ्ट। और ये जो थोड़ी सी जो रेड वाली पोर्शन होती है जो आगे निकल जाती है, अगर स्किन हटता है तो ऊपर वाली, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, ठीक है, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। और ये बाहर से ये पोर्शन जो शाफ्ट होती है, ये क्या होती है? मूवेबल होती है, मतलब घूम सकती है और बाहर से ये दिखती है, ठीक है। अगर ये जो ऊपर की जो स्किन है, ग्लैंस पेनिस, ये हो गई, इसके ऊपर की जो स्किन है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेप्यूस या फिर फोर स्किन, क्योंकि इसके ऊपर की स्किन होती है, ठीक है। ये वाली पोर्शन आपकी शाफ्ट हो गई। अब पेनिस किस चीज से बनी होती है? पेनिस सिलेंड्रिकल एक स्ट्रक्चर से बनी होती है। सिलेंड्रिकल एक मास से बनी होती है। उस मास में क्या होती है? इरेक्टाइल टिश्यू होती है और स्मूथ मसल्स होती है, और उस इरेक्टाइल टिश्यू को फाइब्रस टिश्यू सपोर्ट करके रखती है। और ये दोनों साइड से 2 कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होती है, मीन्स स्किन की ही स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। स्किन की स्ट्रक्चर होती है दोनों साइड से। अगर ये आपकी पेनिस है, ठीक, ये अगर पेनिस है, ठीक है, ये अगर पेनिस है, ठीक, तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर इस साइड से हो गई, यहाँ से एक स्ट्रक्चर इस साइड से हो गई। तो जो इस साइड वाली स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये ऊपर से जो स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम या फिर कॉर्पोरा कैवर्नोसा। अब इजैकुलेशन कैसे होती है? तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर दिखाया था कि जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म बनते हैं, स्पर्म का जब प्रोडक्शन होता है, फिर वो कहाँ पे जाती है? फिर वो एपिडिडाइमिस में स्टोर होती है। फिर वहाँ से वो डेफरेंट डक्ट या फिर वैस डिफरेंस से फिर वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू होते हुए फिर कहाँ पे आती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू होते हुए वो कहाँ पे आएगी? वो सेमिनल वेसिकल्स के पास आएगी। सेमिनल वेसिकल्स से फिर वो इजैकुलेटरी डक्ट में आएगी। फिर वो प्रोस्टेट ग्लैंड को पास करते हुए, प्रोस्टेट ग्लैंड कौन सी पास करती है? स्पर्म। क्योंकि मेल में यूरेथ्रा यानी कि जो यूरिन पास होती है उसका रास्ता, उसका जो पाथवे है वो, और जो स्पर्म पास होती है, दोनों के सेम होते हैं। तो वहाँ से फिर ये किसको ज्वाइन करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये फिर आ जाती है बल्ब ऑफ पेनिस में, मीन्स यहाँ से ये फिर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम को पास करते हुए कॉर्पोरा कैवर्नोसा को पास करते हुए फिर आती है ग्लैंस पेनिस तक। और बाहर में क्या होती है जो स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। अब सेमिनल फ्लूइड यानी कि जो स्पर्म होती है वो 10% होती है, जो सेमिनल फ्लूइड्स होती है वो मैंने आपको बताया कि 60% होती है, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिक्रीशंस करती है, जो उसकी जो अमाउंट होती है वो 30% होती है पूरे सीमेन की। जो सीमेन होती है उसकी नेचर अल्कलीन होती है, ताकि वो स्पर्म को प्रोटेक्ट कर सके। विजाइना में जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक इन्वायरमेंट होती है, इस कारण से उसकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि स्पर्म का किस तरह से प्रोडक्शन होता है, और सभी पार्ट्स जो भी मेल में प्रेजेंट है वो किस तरह से अपना काम करते हैं। और स्पर्म के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कौन करती है? FSH। कहाँ से निकलती है वो? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो सारे फंक्शंस मैंने आपको बता दिए अच्छे से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज हमने डिस्कस कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।